हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं चैप्टर 11 और आज चैप्टर 11 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम SQC 1 एंड ऐसे 2020 की बात करने वाले हैं। आइए सर, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, नोट्स बनाते हैं और इस पे एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हमें इसका ध्यान रखते हुए इसे अच्छे से नोट डाउन करना है ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ ले वी कैन सॉल्व इट। आइए हेडिंग लिखते हैं आज की। देखिए सर, आज का जो टॉपिक है दिस इज ऑडिट क्वालिटी। ऑडिट क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है SQC 1। क्या कहता है एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 4-5 मिनट, ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में एक्सेप्ट कर सके कि हाँ एग्जामिनर भैया वी आर रेडी, आप अब हमें पढ़ाओ। स्टडी मेट भी कहेगा हमें पढ़ाओ, बुक्स भी कहेंगे हमें पढ़ाओ। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द थियरी एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एक बार लिखते हैं, इसे देखते हैं क्या कह रही है लैंग्वेज। SQC 1, क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर फर्म्स। ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ अ फर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट, जो कि ऑडिट करने के लिए जाने वाले हैं, एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन लिखो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड related party services, related services engagements। देखो ये ऐसे, आई होप आपने मेरे साथ लिख लिया हो अभी तक। ये SQC 1 है, ये पूरा पैराग्राफ में है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा ब्रेक कर करके लिखवाया ताकि थ्योरी जो है हमारे माइंड में रिटेन रह सके विथ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। ये बात कर रहा है क्वालिटी की। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कबीर सिंह की पूरी जो ऑडिट टीम है, 5 to 6 पीपल जो भी हैं, वो जोए भाभी के ऑडिट करने जा रहे हैं, राइट। तो अगर वहाँ किसी उसके टीम के मेंबर ने गलती की, ध्यान सुनेगा, गलती की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कबीर सिंह की। तो कह रहे कि भाई जब तुम टीम बना रहे हो तो उस टीम को अच्छे से कंट्रोल करो, डायरेक्ट करो, सुपरवाइज करो, और उन सभी मेंबर्स को जिसको भी आप लेके जा रहे हो उन्हें ये समझाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है? एसेट 200 में होता है, हमने इस चैप्टर की सीरीज में ऑलरेडी पढ़ रखा है। उन्हें बताओ कि एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है। उन्हें बताओ कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है। यानी ऑडिट करने के लिए जो भी टीम जाने वाली है उसको प्रॉपर गाइड करना। तो मैं SQC 1 और ऐसे 220 के लिए एक फिल्म आपके सामने रख रहा हूँ दिमाग में, वो है श्री राम जी की और हनुमान जी की फिल्म। जब माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को जाना था लंका, राइट, तो श्री राम जी ने ग्रुप्स बनाए थे बहुत सारे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। तो एक ग्रुप था जिसमें सुग्रीव थे, अंगद थे और हनुमान जी थे। बाकी सबको एक एक दिशाओं में एक एक मतलब जैसा बोलते हैं डायरेक्शन में भेज दिया था। तो एक ग्रुप में जो कि साइड में आके समुद्र के पास आके रुक जाते हैं, उसमें हनुमान जी, अंगद जी और सुग्रीव जी थे। सुग्रीव नहीं थे, हनुमान जी, अंगद जी और जामवंत जी थे, जामवंत जी, राइट। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा रामायण देखना आपको क्लिक होगा। ये सुंदरकांड शुरू होने से पहले वाला केस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर वो माता सीता का पता नहीं लगा के आ पाए, राइट, तो क्या होगा? तो पूरी ऑडिट टीम फेल हो जाएगी।
और यहाँ पे ऑडिट का क्या होता है, ऑडिट में आपको एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक स्टेटमेंट। वहाँ पे क्या था, माता सीता का पता लगाना था। यहाँ पे क्या है कि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अगर एक भी गलती हुई तो माता सीता का पता नहीं लगा पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि माता सीता जो है वो लंका में। समझो, मैं स्टोरी दिमाग में इसलिए डाल रहा हूँ कि जब भी मैं कोई पॉइंट बोलूँ तो तुम्हें ट्रिगर हो। आई थिंक 2025 चल रहा है, 2025। माता सीता कौन है, राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है, तो थोड़ा सा पता होगा। आपको नहीं पता होगा तो कोई भी शॉर्ट फिल्म देख लेना रामायण के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है। तो उस टीम के जो हेड थे वो थे जामवंत जी, वो एक भालू थे, ठीक है, और बहुत सालों से थे हमारे इस पृथ्वी के ऊपर। वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स, यानी वो जो टीम गई माता सीता का पता लगाने, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का काम था जामवंत जी का। जामवंत जी ने गाइड किया हनुमान जी को कि भाई तुम्हें जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि तुम राम काज कर सको। तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में गाइड करना। वो कौन है यहाँ पे जो जाके माता सीता का पता लगा के आएगा, क्वालिटी कंट्रोल। यानी जामवंत हमेशा मोटिवेट करते थे अपनी टीम को, उनके मोराल को हाई करते थे। बाकी उन्होंने राम सेतु भी बनाया जो लंका तक गया, एवरीथिंग जो भी स्टोरी में मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वो सी है, वो जाने उसका क्या काम है, फीस तो उसे भी मिल रही है ना, ऐसा थोड़ा बस मैं ही फीस ले रहा हूँ। नहीं, व्हेन यू आर अ लीडर, तो एक क्वालिटी यहाँ पे निकल गया कि लीडरशिप, जो आप अभी पढ़ेंगे मेरे साथ। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है कि आप सबका नेतृत्व कर सके, आप सबको गाइड कर सके, कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। आपको वो सिलेक्टेड कैंडिडेट चुनने हैं जो कि आपके काम को पूरा कर सके। सर उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है, सर एबिलिटी नहीं है तो उनको टीम में लो ही मत। धीरे धीरे एक एक चीज करके पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब समझो कि एक टीम जो ऑडिट करने जा रही है क्लाइंट के यहाँ पे, उसकी क्वालिटी को चेक करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दिस इज SQC 1। और SA 220 क्या है, वो इसी का एक भाई है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है, क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, कि हम उस फर्म की क्वालिटी के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑडिट करने जा रहे हैं, जो ऑडिट परफॉर्म करने जा रहे हैं उस फर्म, ये कौन सी फर्म की बात कर रहे हैं, ये CA फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, दिस इज SQC 1। एंड हो सकता है आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करने जा रहे हो सकता है आप अश्योरेंस करने जा रहे हो सकता है आप रिलेटेड सर्विस कोई भी देने जा रहे हो, बट जो भी करने जा रहे हो उसकी क्वालिटी कंट्रोल को कौन चेक करेगा, कैसे चेक करोगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या वहां जाके करोगे, दिस इज SQC 1। सर क्यों बढ़ा रहे हो हमें SQC के 1 क्यों बढ़ा रहे हो? तो एक क्वेश्चन यहां पे रखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQC 1? SQC 1 का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQC 1? क्या पर्पस है सर, क्यों पढ़ाई क्यों रहे हो? अगर हम नहीं पढ़ेंगे इसे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? तो वही वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, एक एक वर्ड्स को लिखते हैं, समझते हैं। ओके, SQC 1 इज अ पेरेंट स्टैंडर्ड, इज अ पेरेंट स्टैंडर्ड। यानी अगर तुम इसको नहीं पढ़ोगे, जैसे कहते हैं ना पापा स्टैंडर्ड, तो ये पापा है, किसका है? SA 222 का पापा है। तुम्हें SA 220 जो है वो लगाना ही नहीं आएगा अगर तुमने SQC 1 नहीं सीखा। इज अ पेरेंट स्टैंडर्ड दैट रिक्वायर, जिसकी जरूरत पड़ेगी, दैट रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश, नहीं यहां पे ये नहीं लिखते, अ फर्म टू establish a system of quality, system of quality control designed to provide a reasonable assurance that are
देखो ये क्या कह रहे हैं, अभी हम लिखेंगे, इसमें 2 पॉइंट अभी बाकी है बट थोड़ा समझ लेते हैं। कहते हैं एसक्यूसी जो है इज अ पेरेंट स्टैंडर्ड, ये पापा स्टैंडर्ड है। पापा स्टैंडर्ड मतलब कि अगर तुमने ये नहीं पढ़ा और ये नहीं समझा तो तुम ऐसे 220 नहीं समझ पाओगे, राइट। पहला तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का रीजनिंग ये है कि पापा को समझ लो ताकि बेटे को समझने में दिक्कत ना हो, वरना जवान मूवी का टाइटल आ जाएगा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए उसका बाप कौन है, ऐसी कुछ डायलॉग था जवान मूवी का। दैट रिक्वायर फॉर्म, ओके। अब इससे क्या होगा, अगर हम इसे पढ़ लेंगे, पापा को पढ़ लेंगे तो क्या होगा, पापा स्टैंडर्ड यानी पेरेंट स्टैंडर्ड को पढ़ लेंगे तो क्या होगा, टू स्टैब्लिश अ सिस्टम, आप एक सिस्टम को स्टैब्लिश कर पाओगे। क्या कर पाओगे आप, स्टैब्लिश कर पाओगे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आप क्वालिटी कंट्रोल के क्या कर पाओगे, क्वालिटी कंट्रोल का एक सिस्टम स्टैब्लिश कर पाओगे जो कि डिजाइंड होगा, जो कि क्या होगा, डिजाइंड होगा, मतलब इस तरीके से बना होगा टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि आप एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाओ। तो इसका अगर मैं मीनिंग निकालूं, अगर सिंपल वर्ड्स में इसको तोड़ू मरोड़ू और निचोड़ू तो क्या निकलेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए आपको पापा स्टैंडर्ड को समझना है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए आपको पापा स्टैंडर्ड को समझना है ताकि आप एक सिस्टम को स्टैब्लिश कर पाओ, ताकि आप सिस्टम को स्टैब्लिश कर पाओ और डिजाइन कर पाओ, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को, ताकि आप रीजनेबल एश्योरेंस दे पाओ। दोबारा से सर, दोबारा से एक बार, दोबारा से सर, दोबारा से क्या बोल रहे हो सर, रिपीट करना एक बार, वी आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट सर, रिपीट अगेन, ओके। आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है और क्वालिटी कंट्रोल इस तरीके से डिजाइन करनी है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखो मैं आपके लिए इसको समराइज करने की कोशिश करता हूं। आपको क्या देना है, रीजनेबल एश्योरेंस। इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम डेवलप करना है, ठीक है, सिस्टम बनाना है। इसको वर्ड क्या लिखेंगे, सिस्टम को स्टैब्लिश करो। और सिस्टम स्टैब्लिश करने से क्या होगा, हम क्वालिटी कंट्रोल को क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। सर उसके बाद क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन होने के बाद हम रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएंगे। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूसी 1 को पढ़ना पड़ेगा जो कि है पापा स्टैंडर्ड। पेरेंट स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोल रहा मैं, ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड पापा जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, पापा मेरी जान, ठीक है। तो ये ओवरऑल समरी है इसकी कि एसक्यूसी 1 क्या है, एक पापा स्टैंडर्ड है, पापा स्टैंडर्ड, ठीक है। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में लिखना पेरेंट स्टैंडर्ड, जो कि चाहता है कि एक ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस मिले, इसलिए वो एक सिस्टम स्टैब्लिश कर रहा है जिससे क्या होगी, क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन होगी और फाइनली क्या मिल जाएगा, उससे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगा, ओके। दैट आर, तो इसमें 2 बातें और थी जो मुझे लिखवानी थी, मैं नहीं लिखवाई, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं। दैट आर फर्म एंड इट्स पर्सोनल, पर्सोनल, राइट, ठीक है, comply with the professional standard, comply with the professional standards, legal and regulatory requirement, ठीक है। एंड क्या करना होगा सर, एंड एप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स आर बीइंग issued in the circumstances, ठीक है सर, ओके। अब मैं इस वाले पॉइंट को दोबारा से एक बार यहाँ से कट करके दोबारा से इस पर काम करना चाहता हूँ, ओके सर। सर ये थोड़ा सा हमें समझ में आया था, ओके, कोई नहीं, दोबारा समझेंगे। तो हमने क्या किया, एसक्यूसी 1 की बात की कि एसक्यूसी 1 क्या है, एक पापा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि कह रहा है कि एक सिस्टम को स्टैब्लिश करो ताकि आप क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन कर पाओ। उससे क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, चैप्टर 2, 3, 4 में हम सीखेंगे, ओके। हाँ, आपको चैप्टर 1 में ही तो बताया रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस, चैप्टर 1 में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है सर, रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा किस चीज़ के बारे में, तो 2 चीज़ों के बारे में आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। पहला
कि जो फर्म है और उसके पर्सनल हैं। सर फर्म और पर्सनल का मतलब क्या होता है? देखो, फर्म मतलब जो भी फर्म जा रही है, जैसे सीए कबीर एंड फर्म, ठीक है। अब उसकी जो पर्सनल है, मतलब जिन जिन लोगों को तुम लेके जा रहे हो, जिन जिन लोगों को तुम लेके जा रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, हनुमान जी गए, अंगद जी गए, नल और नील गए और सुग्रीव गए। ओके, जब मैं रामायण वाला केस बता रहा था, तो दे आर पर्सनल ऑफ दैट टीम। फर्म का मतलब यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? टीम। तो रामायण में कौन सी टीम गई थी? उसके पर्सनल में देखो, हनुमान जी गए थे, जामवंत जी गए थे, अंगद जी गए थे, और नल नील गए थे। ठीक है, अगर रामायण तुमने देखी होगी तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि ये लोग वहां पे गए थे, माता सीता पता लगाने के लिए एक टीम बनाई गई थी। ओके, ठीक है। तो इनको क्या कहा जा रहा है? इनको राम जी ने क्या कहा? और तुम्हें एसक्यूसी वन क्या कह रहा है कि भैया जो भी टीम जा रही है, जो भी उसके पर्सनल जा रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है कि भैया तुम ना कंप्लाई करो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? कंप्लाई करना है। सर क्या चाहते हो, क्या कंप्लाई करें हम? आपको कंप्लाई करना है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी हम तुम्हें ऐसे वगैरह सिखाने वाले हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सारे मेंटेन करने हैं। जो भी आपके लॉ अप्लीकेबल हैं, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी उसमें जो जो लॉ लगते हैं और उनकी क्या प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या कहते हैं, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। ओके, ठीक है सर। और सर दूसरा क्या कहते हैं कि भैया इसके बाद तुम्हें माता सीता का पता लग गया, हाँ, अब हनुमान जी वापस आएंगे, पूरी टीम वापस जाएगी और राम जी को रिपोर्ट करेगी कि हाँ हमने माता सीता का पता लगा लिया। तो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दोगे आप, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दोगे। ठीक है, फिर आप एप्रोप्रिएट रिपोर्ट का क्या करोगे? इशू करोगे इन द सर्कमस्टांसेस, कि जो भी सर्कमस्टांसेस में तुम्हें पता चला, जो भी तुम देख पाए, समझ पाए, इन चीज़ों के रिगार्डिंग तुम्हें क्या करना है? एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करनी है। एंड, ये वर्ड क्या था? एंड। अब देखो, इस पूरे एसक्यूसी वन की रीजनिंग को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, उसके बाद लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कि लिखी गई है। एसक्यूसी वन क्या है? पापा स्टैंडर्ड है, जो कहता है कि भैया रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं भाई? एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करो, एक क्वालिटी कंट्रोल को डिजाइन करो, ताकि आप रीजनेबल अश्योरेंस ले पाओ दो बातों का, कि जो फर्म है और उसके जो पर्सनल हैं, उन्होंने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया है, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी उसका कंप्लाई किया है। ये रीजनेबल अश्योरेंस लेना है आपको। एसक्यूसी वन क्या कह रहा है? इसकी रीजनेबल अश्योरेंस लो, और जो भी सर्कमस्टांसेस अप्लीकेबल थे उसके अकॉर्डिंग आपको एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट सबमिट करनी है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, या क्वालिटी कंट्रोल करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, उसके क्या क्या एलिमेंट है। ओके, पहला है सर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर इस पे कुछ समझाओ। चिंता मत करो, पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या सर? एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल भी फॉलो करना है और इंडिपेंडेंट का टॉपिक भी तुम्हें सबको सिखाना है वहां पे, जो जो तुम्हारी टीम में। ठीक है, सी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पूरे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करा रहे हो? अरे भाई, अगले पार्ट में भी मेरे को रिवाइज कराना पड़ेगा। जब ऐसे 220 पढ़ोगे तो उसमें भी कहोगे यार तुमने एसक्यूसी वन रिवाइज करा दिया, कि ये पेरेंट है। ठीक है, डी ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करोगे, किन किन लोगों को अपने साथ ले जाओगे, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होगी। ओके, ई एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे। ठीक है, एंड एफ लास्ट मॉनिटरिंग।
इसके बाद क्या है, लास्ट मॉनिटरिंग। अच्छा, अब एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चैप्टर में जाते समय देखो, ये है हमारी SQC 1 की हेडिंग्स। क्या क्या हेडिंग है, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। सर यही चीज ऐसे 2020 में भी आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन कर लिया आपने, ये देखो ऐसे 2020 स्टार्ट हो गया। अगर टाइम मिला तो इसी लेक्चर में, वरना नेक्स्ट लेक्चर में इसको चैप्टर को फिनिश करना है। तो ऐसे 2020 चालू होगा, फिर वो कहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो अभी आप SQC 1 में एलिमेंट पढ़ने जा रहे हो, वही एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी 2020 के अंदर। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। मतलब जो SQC 1 तुम अभी पढ़ रहे हो, वही 220 में दोबारा से उठ के आएगा, थोड़े से वर्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एस 220 इज मॉडल ऑन लाइंस ऑफ SQC 1, कि वो पापा है और ये पापा की बातों पे ही बेटा जो है वो चलने वाला है। ओके, चलिए सर। लेकिन सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अरे यार, शुरुआत होती है ना, जैसे मेरे को ऐसे आपके दिमाग में डालना है, जैसे जैसे ऐसे दिमाग में आएगा वैसे वैसे रिकॉल पावर बढ़ती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं फटाफट लिखवा दूं, मैं चाहता हूं कि इसको हम समझें एक एक टर्म्स को, ठीक है सर। ओके, सबसे पहले हमारे पास है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यहां पे एक खास बात तुम्हें दिखाता हूं कि जब जब तुम इसके एलिमेंट्स पढ़ोगे, एक वर्ड आएगा कि भैया हम पॉलिसीज और प्रोसेस बनाते हैं, हम पॉलिसीज एंड प्रोसेस बनाते हैं, हम पॉलिसीज एंड प्रोसेस बनाते हैं, हम पॉलिसीज एंड प्रोसेस बनाते हैं। जितने भी एलिमेंट तुम पढ़ोगे, ABCDEF, सब में एक लाइन आएगी कि हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाते हैं ताकि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो सके। एक सिस्टम आपने क्या था, एस्टैब्लिश अ सिस्टम, कि हर बार यही हो, बार बार यही हो और हमेशा यही होता रहे। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे तुम बर्गर खाने गए तो आज बर्गर खाओ, कल बर्गर खाओ, तुम्हें मैकडे में वैसे ही बर्गर मिलेगा। डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, सिस्टम डेवलप हो गया। तो वो कह रहा है कि हम एक पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाएंगे ताकि ये सिस्टम डेवलप हो सके, स्टैब्लिश हो सके, ठीक है। कैसा है सिस्टम सर, आइए देखते हैं। फर्म, अच्छा फर्म किसकी, क्लाइंट की बात हो रही है या ऑडिट की बात हो रही है? सर ये कबीर सिंह की फर्म की बात हो रही है। कबीर सिंह की हेडिंग याद है ना, चैप्टर 1 से मैंने कंटिन्यू रखी है। तो फर्म शुड एस्टैब्लिश, फर्म क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। क्या एस्टैब्लिश करेगा सर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सर एस्टैब्लिश करेगा प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। इससे क्या होगा सर, डिजाइन टू, डिजाइन टू, इससे क्या होगा सर, डिजाइन होगा। डिजाइन टू किस लिए कर रहे हैं, समझो आप, देखो वर्ड्स को समझो कि फर्म क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी, क्या कर रही है सर, स्टैब्लिश कर रही है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को। डिजाइन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों किया जा रहा है। डिजाइन टू प्रमोट, हम क्या चाहते हैं, ताकि ये प्रमोट हो, क्या प्रमोट हो, एन इंटरनल कल्चर, based on recognition that quality is essential, that quality is essential, कि हमारी फर्म में क्वालिटी सबसे हाई रैंक पे है। एक बार मैं संदीप महेश्वरी जी, आई थिंक आपने सबने नाम सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज से 8-10 साल पहले मैं उनका एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, उसमें वो होटल का एक केस सुना रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि एक होटल में क्या हुआ
कि पिछले साल की जो भी पिछले लास्ट डे की जो भी पनीर बनती है, जो भी सब्जी बनती है या जो भी बनता है, वो एक अंकल के यहाँ गए। उनके अंकल क्या करते थे, पिछले दिन की जो भी आइटम्स होते थे, चाहे वो ग्रेवी हो, सब्जी हो, रोटी हो, सब कुछ वो फ्लश कर देते थे, सब कुछ बहा देते थे। उन्होंने संदीप महेश्वरी ने ये बात पूछी अपने अंकल से कि अंकल जी एक बात बताओ, या अंकल या सर जो भी उन्होंने कहा होगा, सर एक बात बताओ, आप ये फ्लश आउट क्यों कर रहे हो? अगर आप ये रखोगे तो कल काम आ जाएंगे। तो उन्होंने ये बात कही कि देखो यार, अगर मैं ये रखूंगा तो कल लेबर उस एनर्जी के साथ काम नहीं करेंगे जिस एनर्जी से वो आज काम कर रहे हैं। ऊपर से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, यानी जो भी लोग खाना खाने आते हैं, कस्टमर्स हैं, उनका रिव्यू हो सकता है खराब हो जाए, किसी को पता चल जाए कि मैंने लास्ट डे वाली ही सब्जी आज सर्व कर दी, लास्ट डे वाला ही आटा आज सर्व कर दिया, लास्ट डे वाली ब्रेड ही मैंने आज सर्व कर दी। इसलिए मैं सब कुछ फ्लश कर देता हूं कि एवरी डे आई स्टार्ट विथ अ न्यू एनर्जी। ये हो क्या रहा है, वहां के जो ऑनर है वो प्रमोट कर रहे हैं क्वालिटी को। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि भैया फर्म की बात हो रही है, फर्म में क्या क्वालिटी डेवलप हो रही है, एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आप उस तरीके की पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाइए, जैसे मैंने स्टोरी आपको सुनाई उस तरीके से। डिजाइन टू प्रमोट, ताकि डिजाइन टू प्रमोट मतलब यानी सबके दिमाग में ये बात जाए। क्या बात जानी है कि जो हमारा इंटरनल कल्चर है वहां पे क्वालिटी बहुत जरूरी है। क्या कहा उन्होंने कि जो हमारा इंटरनल कल्चर है वहां पे क्वालिटी बहुत जरूरी है। वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये किसका काम है, दिस इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर लीडर, मान लो हनुमान जी का नाम ले लेते हैं, हनुमान जी तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे पॉलिसीज बनाओ, ऐसे प्रोसीजर बनाओ ताकि लोग प्रमोट हो कि हमारी सेना में, हमारी टीम में क्वालिटी बहुत जरूरी है। किसको कहा जा रहा है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पहला एलिमेंट क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसक्यूसी 1 का पहला पॉइंट क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म शुड एस्टैब्लिश अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज इसेंशियल। ओके, अब यहां पे वर्ड क्या है, आगे क्या है, आगे वो क्या कह रहे हैं, फर्म CEO स्लैश मैनेजिंग पार्टनर, मतलब फर्म का जो सीईओ है यानी भगवान राम, या फिर मैनेजिंग पार्टनर यानी जामवत या सुग्रीव या फिर हनुमान जो भी है, शेल ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। कि भैया जो भी इस टीम के हेड हैं, कहने का मतलब क्या है, जो भी इस टीम के हेड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें क्वालिटी कंट्रोल होती रहे। क्या कह रहा है वो कि फर्म के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर को कहा जाता है शेल ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। कि भैया आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसा इंटरनल कल्चर बनाओ ताकि वहां के सारे लोगों को ये समझ में आए कि हमारे लिए क्वालिटी सबसे जरूरी है। आगे आगे क्या कहता है ये, पर्सन्स असाइंड विथ operational responsibility should have sufficient experience, ability and authority to assume that responsibility। एक ना सब्जेक्ट आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वहाँ भी जब एचआर का टॉपिक आता है तो एक स्टीव जॉब्स सर की आपको वीडियो दिखाई जाती है। अगर आपने मेरे साथ लेक्चर किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा, नहीं किया होगा तो मैं आपको बताता हूँ।
वहां पे बोला जाता है कि भाई जब भी तुम किसी बंदे को अपॉइंट करते हो, स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं कि भाई अगर मैंने सही बंदे को अपॉइंट किया तो मेरी कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी, लेकिन जिस बंदे को अपॉइंट किया जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो आज नहीं कल छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जिसका मकसद ये है कि मुझे लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ ग्रो करना है, वो लाइफ टाइम हमें सपोर्ट करेगा और हमारी कंपनी ग्रो करेगी। पर्सन असाइंड विद द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया जिस बंदे को भी हम काम के लिए बुला रहे हैं या जिस भी काम के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, फर्म के ऑपरेशंस के लिए बुला रहे हैं, शुड हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस, उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। हम एज्यूम करते हैं कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी, हाँ एज्यूम करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी। सर एग्जाम्पल दीजिए, मान लीजिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो वो ना आए। मैं एज्यूम करता हूँ कि तुम्हें इतनी समझ तो होगी ही। मान लो मैंने एक फिश पॉट रखा है, उसमें 8 पैरट फिश हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने उन्हें रखा है तो उन्हें टाइम से खाना दो। कहने का मतलब क्या है कि आप जिस भी पर्सन को असाइंड कर रहे हो, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वो अपना ऑपरेशन करने के साथ साथ उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी सी एबिलिटी होगी, थोड़ी सी अथॉरिटी होगी, कि वो ये जो टर्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम क्वालिटी दे सकें, इसको वो समझता हो। ओके, तो अच्छा अब एक चीज़ मैं तुम्हें साथ के साथ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा पेज बार बार स्वाइप करना पड़ेगा मुझे, एक्चुअली मैं आपका ना काम इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो लीडरशिप, ये है SQC 1 का हेडिंग, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। Firm should establish policies and procedures designed to promote an internal culture based on the recognition that quality is essential in performing engagement. Such policy and procedures should be required from CEO or managing director to assume ultimate responsibility. तुम्हें समझ में आता हो कि फर्म की सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है। इसके बाद क्या कहा, एनी पर्सन और पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो जो भी आप अपॉइंट कर रहे हो हैव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी नेसेसरी अथॉरिटी टू एज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती हो कि हमारी फर्म का एक ही मकसद है, वो क्वालिटी देना। ओके, ये मैंने SQC 1 पढ़ाया था। अब मैं आपको 220 में सेम हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं क्या पढ़ा आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे 220 के अंदर अगर ये टॉपिक है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑन ऑडिट, तो इसको कैसे लिखा गया है मैं आपको एक बार रीडिंग करा रहा हूँ, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि भाई ये दोनों तो सेम निकले। ठीक है, साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। तरीका यही था SQC 1 कर दो फिर 220 पढ़ाओ, लेकिन मैं आपको साथ के साथ थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर, और वहां पे टर्म क्या था, फर्म। वहां वर्ड क्या था, फर्म, यहाँ क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर। लेट्स सपोज यहाँ पे हनुमान जी को बोला जा रहा है डायरेक्ट, और वहां पे किसको बोला जा रहा था, टीम को, हनुमान जी की टीम को। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हनुमान जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ओवरऑल क्वालिटी की। क्या कहा जा रहा है, हनुमान जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ओवरऑल क्वालिटी की ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइंड। जब जब आपको रखा जाएगा, यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हनुमान जी हैं तो विजय हमेशा मिलेगी, सक्सेस ऑलवेज मिलेगी। तो उस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी, अगर हम एज्यूम करते हैं कि ओवरऑल क्वालिटी का, कि ऑडिट एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइंड, कि अगर आपको असाइन किया गया है तो क्वालिटी मिलेगी, ओवरऑल क्वालिटी मिलेगी। हनुमान जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपको जब भी अपॉइंट किया जाएगा ओवरऑल क्वालिटी मिलेगी। एज पार्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर शुड एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग एंगेजमेंट टीम। ठीक है, कि अगर आपको रखा जा रहा है तो ये बातें हम मान के चलने वाले हैं। क्या क्या, कि भैया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कंप्लाई। क्या ये हमने पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था, कंप्लायंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जब हमने वाई SQC 1 पढ़ा था तो उसमें हमने 2 हेडिंग बनाई थी। पहली हेडिंग में हमने लिखा था कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, और दूसरा क्या था, रिपोर्टिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इशुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, सर ये तो वही आ गया जो अभी आपने वहां पढ़ाया था, हाँ जी वही आ गया। तो कंप्लायंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, कंप्लायंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, फर्म की क्या क्या पॉलिसीज है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रोसीजर एज एप्लीकेबल। ठीक है, ओके। फिर इसमें 2 बातें नहीं है छोटी छोटी, ऐसे 220 में 2 बातें नहीं है।
एक है एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फेयर, भाई तुम अपनी बात रख सको बिना डरे। हनुमान जी की टीम में सबको ये राइट हो कि आप अपने दिल की बात रख सको बिना डरे। क्वालिटीज एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, भाई देखो हमारे लिए क्वालिटी ही सब कुछ है। अभी हमने क्या पढ़ा था, वहां भी यही पढ़ा था, अगेन उसको यहाँ रिपीट किया जा रहा है, हमारे लिए क्वालिटी ही सब कुछ है, हम कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। क्या ये दोनों सेम है, पढ़ सकते हो तो मेरे साथ? हाँ। क्या मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ? राइट, तो हमने SQC 1 के अंदर भी ये हेडिंग पढ़ ली और ऐसे 220 के अंदर भी ये हेडिंग पढ़ ली, तो मैं जो जो हेडिंग वहाँ लिखवाऊंगा वहाँ भी पढ़ाऊंगा, यहाँ भी पढ़ाऊंगा, ताकि दोनों टॉपिक हमारे एक साथ कंप्लीट हो सके। ठीक है सर, ओके चलिए सर। अच्छा, टॉपिक तो यही चल रहा है सर, आइए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगला हमारे पास पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 2 इज एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट, सर एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब, देखो आपने फंडामेंटल टॉपिक पढ़े थे मेरे पास, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। इसको इंडिपेंडेंस के साथ आपको पढ़ना है, दिस इज योर एथिकल रिक्वायरमेंट। जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था अब उसी को एक प्रॉपर हेडिंग देके एथिकल रिक्वायरमेंट कह के पढ़ाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान सुनेगा। फर्म, यहाँ पे फर्म है, वहां क्या आ जाएगा, एंगेजमेंट, टीम या फिर ऑडिटर। ऐसे 220 में ये वर्ड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फर्म शुड एस्टैब्लिश firm should establish and procedures designed to, सर ये तो वही लाइन है जो बार बार आ रही थी, मैंने आपसे बोला कि सारे जितने भी एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, सब में ही आएगा, फर्म शुड एस्टैब्लिश एंड एस्टैब्लिश। अच्छा एक वर्ड इसमें रह गया, पॉलिसीज एंड, सॉरी इन माय साइड, एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू, हमें ये करना चाहिए, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिले। आइए लिखिए मेरे साथ, क्यों कर रहे हैं, डिजाइन टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल assurance that firm and its personnel, और उसकी टीम। देखो अभी तक 30 मिनट तक तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही थी, जैसे जैसे 40 मिनट आया और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तुम्हें हर एक टॉपिक बहुत इजीली समझ में आता चला जाएगा। एंड इट्स पर्सनल, पर्सनल comply with relevant ethical requirements। ये क्या है, SQC 1 है। SQC 1 क्या कह रहा है कि विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट, हमें ये रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि फर्म यानी टीम, राम जी की टीम, ठीक है, फर्म एंड इट्स पर्सनल, और उसके अंदर कौन कौन है, हनुमान जी हैं, अंगद है, नल है, नील है, ठीक है, और जामवंशी है। कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि भैया तुम, तुम्हारी टीम और तुम दोनों ही एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करोगे। ठीक है, अब एक इसमें छोटा सा पॉइंट आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज पर कोड ऑफ एथिक्स। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कोड ऑफ एथिक्स के, तो ये आपने ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ रखा है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक होता है सर इंटीग्रिटी, एक होता है सर ऑब्जेक्टिविटी,
ठीक है। एक होता है सर प्रोफेशनल कंपिटेंस, एंड ड्यू केयर। सर ये सब तो आपने पढ़ा रखा है, हाँ सर ये वही है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, और एक हो गया जी प्रोफेशनल बिहेवियर। बिहेवियर, ठीक है। ये हमारे हो गए फंडामेंटल। तो सर क्या खत्म हो गया पॉइंट? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं कि भैया फर्म को बनानी चाहिए पॉलिसी और प्रोसीजर जिससे हमें मिले, क्या मिले कि एक फर्म और उसके पर्सनल एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। फिर हमने कहा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है सर? तो कोड ऑफ एथिक्स के इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या ये खत्म हो गया? नहीं सर, इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक मिस कर दिया आपने इसमें इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट भी ऐड होगा। सर ये तो आपने इसी चैप्टर में पढ़ा रखा है, वही बोल दो ना कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं नहीं, हमें एसक्यूसी 1 और एसक्यूसी 1 और ऐसे 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ पे ऐड कीजिए पॉइंट को, लिखिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स with respect to independence, policies and procedure with respect to independence, ठीक है। ओके, क्या है सर ये? कि फर्म और उसके पर्सनल इंडिपेंडेंस की मीनिंग समझते हो और उसे मेंटेन करते हो। आइए लिखते लिखते समझते हैं। फर्म शुड एस्टैब्लिश, अरे सर ये तो वही वर्ड आ रहे दोबारा से, शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू, हाँ ये वही वर्ड है। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सर ये वर्ड तो हमें रट जाएंगे, वेरी गुड, मैं यही चाहता हूं। टू इंश्योर दैट क्या सर, हम क्या चाहते हैं कि फर्म एंड इट्स पर्सोनेल एंड अदर्स मेंटेन इंडिपेंडेंस। फर्म और पर्सनल इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, फर्म एंड पर्सनल इंडिपेंडेंट जो है उसे मेंटेन करें। सर ये तो बड़ा मस्त लग रहा है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। पहली बार ऑडिट में हम जो लिख रहे हैं वो वर्ड्स भी समझ में आ रहे हैं और टॉपिक भी समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और दोस्तों में जाके शेयर करो, ठीक है। ओके, लिखो सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर enable the firm to, कि वो पॉलिसी और प्रोसीजर फर्म को करने दे, क्या करने दे? ए, कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू पर्सनल। मतलब फर्म को कहा जा रहा है, राम जी को कहा जा रहा है, जिन्होंने वो टीम बनाई है उनको कहा जा रहा है कि भैया इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनल को बताओ तो सही। सर हमने चैप्टर पढ़ रखा है, हमें आता, भाई तुम्हें आता है उन्हें नहीं आता, उन्हें सिखाओ। इंडिपेंडेंस माइंड से भी होनी चाहिए, फिजिकली भी होनी चाहिए, ये तुमने पढ़ा था, इन्हें तो बताना पड़ेगा ना। ओके, बी, आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट the circumstances that create threats to independence। पहला काम क्या है? अपने पर्सनल को बताओ,
अपने पर्सनल को यानी अपने स्टाफ को बताओ, जो जो लोग हैं उन सबको बताओ कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज, आप ये एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि किन किन सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है। सर वो तुम्हें लोन लेंगे, लेने वो एक है ना स्त्री मूवी का, बुलाएगी पर जाने का नहीं। तो इंडिपेंडेंस को खतरा होगा लेकिन इंडिपेंडेंस को खतरा कराने का नहीं। आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएट, मतलब पहले से ही पता कर लो। पहला पॉइंट क्या है सर, कम्युनिकेट करो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को। कह रहा है आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कि भैया आपके इंडिपेंडेंस को कहाँ कहाँ खतरा हो सकता है, ये बातें भी पहले से ही बता के जाओ। ये बातें भी पहले से ही बता दो उन्हें, टीम को, ठीक है। सी, टेक appropriate action to eliminate the threats or reduce threats to acceptable level। सर मेरे पास ना 6 लाख की सिक्योरिटीज है, मैंने 6 लाख रुपीज़ ना उस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, भाई 5 लाख की बेच दे यार। अगर तू 5 लाख नहीं बेचेगा ना तो हम वहाँ की ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, कि भैया ये बताओ कि अगर थ्रेट है तो तुमने एप्रोप्रिएट एक्शन क्या लिया। कोशिश करो कि वो जो थ्रेट है वो एलिमिनेट हो जाए। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो ऐसा कुछ करो ताकि वो थ्रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि सर ना तो थ्रेट जो है, थ्रेट ना तो रिड्यूस हो रहा है ना तो एलिमिनेट हो रहा है, तो क्या करेंगे सर, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ठीक है। तो नोट क्या कहते हैं, लिखिए, इफ कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, अगर तुम्हें लगता है एज पर द सिचुएशन circumstances, firm should withdraw from the engagement, from the engagement। अच्छा पूरा वर्ड लिख दोगे एंगेजमेंट, लो जी मेरी तो हुई नहीं एंगेजमेंट, तुम्हारी कैसे लिखो भाई, लिखो फ्रॉम दी एंगेजमेंट। इफ कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, अगर तुम्हें लग रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि जो थ्रेट है ना तो रिड्यूस हो सकता है ना एलिमिनेट हो सकता है, तो एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लो। ये तुमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था, ठीक है, ओके। अब हमारे पास एसक्यूसी 1 आता है। सर कितना लिखवाओगे, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, इस वाली हेडिंग में थोड़ा सा है, ठीक है। एसक्यूसी 1 क्या कहता है, ऑल्सो रिक्वायर्स द फॉलोइंग, इन बातों का भी ध्यान रखना। एसक्यूसी 1 क्या कहता है, भाई इन बातों का भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि भाई हम इतनी सारी बातों का ध्यान रखेंगे, एक साथ सब बता दो यार, तो उसने बोला नहीं इन बातों का भी ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या क्या बातें हैं। लिखो, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जिन जिन बातों से इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जिन जिन बातों से इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है, शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड टू फर्म फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। तो यहां पे एक खास वर्ड है जिसका स्वागत करेंगे आप, प्रॉम्प्टली एंड ऑल ब्रीचेस एप्रोप्रिएट एक्शन। सर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मान लो अगर आपका कोई फर्म का मेंबर कहता है सर मुझसे गलती हो गई, क्या गलती हो गई सर, इंडिपेंडेंस मेरा खतरे में आ गया, तो अगर वो तुम्हें ये बात बताता है तो तुम्हें उस बात को सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है। प्रॉम्प्टली नोटिफाइड, वो बता रहा है कि सर मेरे से गलती हो गई तो उस गलती को सुधारो,
तरीका क्या था, या तो रिड्यूस करो या तो एलिमिनेट करो, दोनों नहीं कर पा रहे तो विड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके, नाउ firm should obtain annual written confirmation from all personnel as to compliance with independence requirement। सर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो ना, एवरी ईयर ना तुम एक एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन लो सारे पार्टनर से, कि सारी बातें ये लिखें कि हमसे ये चीज़ें होने पे हमारी इंडिपेंडेंस चली जाएगी। उन्हें कहते हैं ना, जो चीज़ बोल के याद नहीं होती है रिटर्न में याद होती है, बाद में हो सकता है मना कर दे, भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, या फिर हो सकता है दारू के नशे में बोल दिया हो, पैग लगा के गलत बोल गया हूँ। तो उनसे एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन लो कि सबको इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट याद रहे। SQC 1 इस बात पे जोड़ देता है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ नोट्स यहाँ तक बना लिया है, ठीक है। ओके, अब एक बार बुक से SQC 1 और 220 की सेम हेडिंग को हम देखेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट। तो क्या कहता है भाई, आ जाओ जरा देखते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं SQC 1, ओके, पहले SQC 1 फिर SA 220, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट, फर्म शुड, तो वर्ड क्या है फर्म, और वहां पे क्या आ जाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड, मतलब हर जगह ये वर्ड आना ही आना है। विथ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कि भाई आप एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करोगे। कोड क्या क्या कहता है, बेसिक फंडामेंटल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। कहते हैं फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड पर्सनल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद द रीजनेबल एश्योरेंस, कि भाई हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोड। कोड को जहाँ जहाँ, कोड का मतलब क्या था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, जहाँ जहाँ इन सब की जरूरत पड़ेगी आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सच पॉलिसी एंड प्रोसेस शुड इनेबल द फर्म टू, फर्म क्या क्या कर सकती है, कम्युनिकेट करेगी इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द पर्सनल, अपने जितने भी भक्तजन हैं सबको, टीम के मेंबर को बताएगी भाई देख लो, क्योंकि हमें हमारे लिए इंडिपेंडेंस की जरूरत क्यों है। और आइडेंटिफाई करेगी, इवेल्युएट करेगी सर्कमस्टांसेस को एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, जिससे इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है। फिर आप कोशिश करो, अगर पता चलता है टेक करो एप्रोप्रिएट एक्शंस को, ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ उस थ्रेट्स को या फिर रिड्यूस कर पाओ। अगर ये दोनों ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। अब यहाँ पे देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म, कैसा मैकेनिज्म, इन द फर्म बाय which engagement partner provide the firm with the relevant information about the client engagement and the personnel for the firms promptly notify, कि भैया अगर आपको लगता है, SQC 1 क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है तो आप अपने फर्म को यानी अपनी टीम को जाके बताओ कि ये जगह मेरे से ये गलती हो सकती है, तो आप उसको या तो एलिमिनेट करो या तो रिड्यूस करो रिस्क को या तो विड्रॉ करो। एंड एटलीस्ट एनुअली आप सारे पार्टनर से ये चीज़ें लिखवा के लो। ये हमने पढ़ा SQC 1। अब हम SA 220 की सेम हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं। राइट, अब वो कहता है भाई रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। ईपी, ईपी यहाँ पे वर्ड, वहाँ पे वर्ड लिखा रहता है फर्म फर्म फर्म, यहाँ लिखा रहता है ईपी ईपी ईपी, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, कहते हैं इसका काम क्या है, आइडेंटिफाई अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, आपको उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। वो क्या बोल रहा है आपसे, आपको उस थ्रेट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग द ऑडिट एंगेजमेंट दैट सेफगार्ड में नॉट बी एबल टू एलिमिनेट। भैया हमने सेफगार्ड तो लगाए थे, हमने SQC 1 में सेफगार्ड तो लगाए हैं, लेकिन लगाने के बाद भी इंडिपेंडेंस को थ्रेट आ रहा है और रिड्यूस एन एक्सेप्टेबल लेवल, ना तो हम उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं ना तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये दिक्कतें आ रही हैं। सेकंड, रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू द रिलेवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन, कि भैया बात करो आपस में कि इसका तरीका क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। विच में इंक्लूड एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी, या तो उस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो, या इंटरेस्ट दैट क्रिएट द थ्रेट्स, उस इंटरेस्ट को क्या कर दो,
एलिमिनेट कर दो या फिर विड्रॉ कर लो, या फिर अभी हमने सिंपली क्या पढ़ा था, या तो रिड्यूस करो रिस्क को, या तो रिड्यूस ताकि वो रिस्क कम हो जाए, एलिमिनेट करो दोनों नहीं हो रहा तो विड्रॉ कर दो। तो सर ये हमने कहाँ से पढ़ा, ऐसे 220 से। सर ये तो भाई भाई लग रहे हैं पूरे, हाँ जी ये भाई भाई ही है। तभी उसने क्या बोला था कि ये उसका बच्चा है, वो पेरेंट है और ये उसका बच्चा है, तो पापा की ही बात मानेगा। ओके ओके चलिए सर आगे लिखते हैं। थके तो नहीं सर, थोड़ा सा थक गए, थोड़ा सा और पढ़ लो। अच्छा एक बड़े वाली बात बता दो तुम्हें कि जब तक तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है और तब तक तुम काम कर रहे हो, तो सिर्फ तुम उतना ही कमा सकते हो, उतना ही कमा सकते हो जितना बाकी लोग कमा रहे हैं, उतना ही रिजल्ट ला सकते हो जितना बाकी लोग ला रहे हैं। जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, मान लो तुम 6 घंटे पढ़ सकते हो, 6 आवर्स पढ़ सकते हो, तुमने 6 आवर की स्टडी की, तो तुम्हारी जो रिजल्ट की पावर है ना वो 50 to 60% ही रहेगी। बट थकने के बाद जब तुम पढ़ते हो, और तब तक पढ़ते हो जब तक टारगेट ना हो जाए, तब इतिहास बनता है और ऊपर वाला तुम्हारा नसीब इरेज करके नया नसीब लिखता है कि हाँ अब ये कुछ कर सकता है, या अब ये कुछ बन सकता है। जब तक थक रहे हो और काम कर रहे हो, ये एक नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है। और थकने के बाद भी जब थकान को बोलते हो भाई थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा टारगेट बाकी है, देन यू क्रिएटिंग अ हिस्ट्री फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर लाइफ। ओके सर, मजा आ गया सर, मोटिवेशन आ गया सर, पढ़ाओ पढ़ाओ सर, हम पढ़ेंगे सर, वेरी गुड। लिखिए सर अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस एंड conditions of client relationship and specific engagements। सर ये तो आपने हमें पहले भी पढ़ाया था इसी चैप्टर के अंदर, यस हमने पढ़ा था। और हमने वहाँ क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था कि एक्सेप्ट करना है एंगेजमेंट क्लाइंट का। जब आप नए हो, जब आप नए हो तो एंगेजमेंट लेटर नया बनेगा, अगर आप पुराने हो तो कंटिन्यू करोगे। और हो सकता है कोई टर्म कंडीशंस या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के, कि मान लो उसका वो एक इंडिविजुअल से एक कंपनी बन जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसके पहले 2 ब्रांचेस तब 6 ब्रांचेस हो गए, उसका सीईओ बदल गया, टॉप लेवल उसका चेंज हो गया है, या फिर कुछ जीएसटी पहले नहीं था अब आ गया है, या जीएसटी अभी था और अब हट गया है। ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से नया एंगेजमेंट लेटर बन सकता है। तो 3 केसेस हो गए, पहला पुराने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हो, पुराने वाले को मॉडिफाइड करके नया बना रहे हो, या फिर तुम नया नया अभी अभी आए हो। तो जब भी तुम पहली बार आ रहे हो, एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, तो अपनी टीम को कैसे समझाओगे? तो यहाँ पे वर्ड क्या है, फॉर्म। SQC1 में वर्ड क्या है, फॉर्म। ठीक है, आइए देखिए क्या कहते हैं, फिर वही आएगा, फॉर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, आइए मार्क करते हैं। फर्म, सर अब तो हमें याद हो गया, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स to assure that clients are accepted। एक्सेप्टेड कब हो गया, जब आप नए हो, और कंटिन्यूड मतलब पिछले साल भी आप ही ऑडिटर थे, इस साल भी आप ही हो, कंटिन्यूड ओनली व्हेन, मतलब कह रहे हैं SQC1 क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें ऑडिट मिला और तुम अरे सर मुझे तो ऑडिट मिल गया सर, फीस दो ना सर, मैं आता हूँ काम पे। नहीं, SQC1 कहता है क्वालिटी कंट्रोल करो। क्या क्या करना है,
फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर, सर ये लाइन हमें याद हो गई है अब तक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड और सिक्स तक यही आने वाला है। टू अश्योर दैट क्लाइंट्स आर एक्सेप्टेड, कि क्लाइंट ने, यहां इस बार फर्म की बात नहीं हो रही, फर्म से क्लाइंट की बात हो रही है कि क्या क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया है, क्या क्लाइंट कंटिन्यू करने के लिए रेडी है क्या। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, क्लाइंट इंटीग्रिटी। हैज बीन कंसीडर्ड। देखो हमने सबसे पहले लीडरशिप में क्या पढ़ा था कि भैया हमारी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, उसकी हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। अभी तक बात तुम्हारी हो रही थी, अब तुम्हारी टीम की हो रही है, पूरे फर्म की हो रही है कि भाई उसकी बात कहीं लीकेज ना हो जाए। तुम आपस में बैठ के जो भी बातें करोगे वो बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम जब फर्म जब क्लाइंट के यहाँ जा रही है तो क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हैज बीन कंसीडर्ड। competency and capabilities required to perform an engagement has been evaluated and, पहले इस पॉइंट को पढ़ो, इस बार इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया जी क्लाइंट की इंटीग्रिटी। अगला है जी आपको 5 लोगों को लेके जाना है। क्या तुम जो फर्म के 5 पर्सनल को लेके जा रहे हो, यहां हम एंगेजमेंट टीम या पार्टनर नहीं करें, हम ऐसे 200 टीमें एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फर्म एंड पर्सनल। एसक्यूसी 1 में क्या बोलते हैं, फर्म एंड पर्सनल। तो कि जो तुम अपनी मंडली लेके जा रहे हो, ठीक है, क्या वो कंपिटेंसी रखती है, क्या वो कैपेबल है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एंगेजमेंट, जो वहां पे ऑडिट करने जा रहे हो क्या उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी टीम रेडी है, क्या वो कंपिटेंट है, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है, परफॉर्म एन एंगेजमेंट हैज बीन इवैल्यूएटेड। तो इस बात को तुम्हें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि मेरी जो टीम जिसे मैं लेके जा रहा हूं, मेरी टीम जिसे मैं लेके जा रहा हूं वो कंपिटेंट एंड कैपेबल हो। ठीक है, नाउ सी कंप्लायंस टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट हैज बीन इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, कंप्लायंस टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, कि भाई तुम वहां तबाही मचाने नहीं जा रहे हो। वो राम जी की बात थी, वो युद्ध लड़ने गए थे, तुम यहाँ युद्ध नहीं लड़ना है, फाइट नहीं करनी है, तुम्हें उनसे पैसे मिलेंगे, जैसा देवता वैसी पूजा। समझ लो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब इस टॉपिक को पढ़ो। कहता है कि जब भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कंडीशंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, तो कहता है कि देखो यार, तुम्हें एक्सेप्ट करने से पहले क्वालिटी का ध्यान रखना है। तो ये क्वालिटी वाली बातें फर्म को भी समझ में आनी चाहिए और फर्म के पर्सनल को भी समझ में आनी चाहिए। और ऐसे 220 क्या बोलेगा, एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर को ये बातें समझ में आनी चाहिए। पहले क्लाइंट इंटीग्रिटी, क्लाइंट की बात आपस में ही रहनी चाहिए, बाहर को सीक्रेट नहीं जाना चाहिए। दूसरा कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, जिस भी टीम के मेंबर को ले आ रहे हो क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो कैपेबल है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां पे कुछ बातें और भी हैं, ओके, लिखते हैं। इफ देयर इज एनी conflict of interest between the firm and the client, it should be properly
resolved before accepting the engagement. तो यहां पे क्या वर्ड है, इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फर्म और क्लाइंट के बीच में क्या है, इशू आ रहे हैं और एक्सेप्ट करने से पहले आ रहे हैं। एंगेजमेंट लेटर मिला हुआ है, तुम बोल रहे हो कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, ऑल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कह रहे नहीं दूंगा। अब दो बातें हैं, या तो आप रिजनेबल रीजन पूछे क्यों नहीं देंगे, अरे सर वो फ्रैक्चर हो रखा है 10 दिन नहीं आऊंगा उसके बाद दे दूंगा, ओके ओके तब ठीक है। या फिर वो पहले ही कंडीशन लगा रहे हैं, आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा हुआ है, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया, बोलो तो मैं नोट भी दिखा दूँ कि आप काम करने गए हैं, काम करना चाहते हैं, आप बोल रहे हो मुझे एक्सेस इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मना कर रहा है भाई नहीं मिलेगा, तो आपको फर्म को और उसके पर्सनल को ये बात समझनी होगी कि वो मना कर रहा है, आपस में डिस्कस करो, हाँ करे या ना करे। तो हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन है वेदर एनी लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, आंसर है यस, डू नॉट एग्री एक्सेप्ट द ऑडिट। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसी के नोट्स को मैंने रीओपन किया है। अगर कोई प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट द ऑडिट, प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, हाँ, प्री कंडीशन का होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाई गई, क्लाइंट, एफआरएफ कौन मेंटेन करेगा, क्लाइंट, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, क्लाइंट, ये होती है प्री कंडीशंस। एग्जिस्ट करती है तो इशू कर दो लेटर ऑफ एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस नहीं है तो मैनेजमेंट से बात करो, एंड डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है अगर वो अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ बना रहे हैं और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने के लिए तैयार नहीं है तो, ठीक है, ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो उसी की कंटिन्यूशन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट, तो एक्सेप्ट तभी करना है जब बात प्यार से सॉल्व हो जाए, अगर बात प्यार से सॉल्व नहीं हो रही तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लिखिए आगे, इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग, पहले वाले में क्या था बिफोर एक्सेप्टिंग, अब यहां क्या दिक्कत है, आफ्टर एक्सेप्टिंग दिक्कत आ रही है सर, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट firm obtain any information that would have caused it to decline the engagement, कुछ ऐसी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, एंगेजमेंट, तो फर्म शुड कंसीडर, फर्म शुड कंसीडर, तो फर्म को क्या करना चाहिए, आप ऑडिट कंटिन्यू कर पाओगे, मतलब कि पहले तो आपने, उन्होंने कहा कि हाँ सर हम सपोर्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपको ऑडिट छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें दो बातें आएंगी, ये दो बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही दो बातें हैं, एक है कि आप देखेंगे अपना प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपको वो चेक करना होगा टू रिपोर्ट, एंड अगर अभी भी बात नहीं बनी इससे तो हम विथड्रॉ कर लेंगे, विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, अगर बात नहीं बन पा रही, नहीं सुलझ पा रही तो हम एंगेजमेंट को छोड़ देंगे, दिस इज द नोट आई वांट टू राइट विथ यू, ओके ओके। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं, वो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपके पास बुक है, मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने मेरी बुक बाई कर ली है और बुक में आप देख ही रहे हो, अभी क्वेश्चंस तो बाकी हैं भाई इसके करने, ये बुक और ये नोट्स और ये क्वेश्चंस कर लेना भाई, मजा आ जाएगा देखना एग्जाम में। देखो सर,
अगली हेडिंग है हमारे पास, एक सेकेंड, तो मेरे भाई आओ हेडिंग पे, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ओके, अब ये क्या कहता है, ध्यान सुनो। अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर विटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। ठीक है, कि भैया अपनी सारी जानकारी ले लो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। सच एन इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प फर्म टू डिसाइड अबाउट, क्या डिसाइड करना है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रोमोटर्स की मैनेजरल, तो इंटीग्रिटी वर्ड आ गया यहाँ पे, कंपिटेंस आ गया, एंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। Firm should obtain such information as it considered necessary if the circumstance before accepting an engagement with new client, when deciding whether to continue an existing engagement, when considered acceptance of a new engagement। अब अगला पॉइंट क्या आता है, if there is any conflict, मान लो conflict आ गया of interest between the firm and the client, firm और client के बीच में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट, इट शुड बी प्रॉपर्ली रिजॉल्व। भैया उसको आपस में रिजॉल्व कर लो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, वेयर द फर्म ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट इफ दैट इन्फॉर्मेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर, पहले ही मिल जाए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ, पहला प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, और विड्रॉवल फ्रॉम द एंगेजमेंट का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। अब इंटीग्रिटी को लेके एक छोटा सा टॉपिक है जो कि 2 to 3 मार्क का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। विथ रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट क्या क्या ध्यान रखना है, ये मैंने नोट डाउन नहीं करा है, ये बुक से है और मैं जूम करके चल रहा हूँ, बुक आप सबके पास है। ओके, तो बुक के साथ इस चीज़ को पढ़ना है। द आइडेंटिफाई बिजनेस रेपुटेशन, भैया देखो आपको समझ के चलना होगा कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है कि वो ऑपरेशंस क्या क्या करता है, मतलब काम किस तरीके, हाउ दे कंडक्ट द बिजनेस, हाउ दे कंडक्ट बिजनेस, वो बिजनेस किस तरीके से करते हैं, मतलब ऑपरेशंस किस टाइप के। इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट प्रिंसिपल्स ऑनर, मतलब जो वहाँ का टॉप ऑनर है उसके काम करने में क्या बारीकियाँ है, मतलब वो काम को किस एंगल से देखता है, क्या उसका माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाना है, या तो वो एथिकल रहना चाहता है, या फिर दोनों को मिक्स लेके चलता है। जैसे रतन टाटा सर, तो उनके लिए कहते हैं भाई बहुत ईमानदार इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो ये क्यों कह रहे हैं, उनका रेपुटेशन, माइंड का एटीट्यूड क्या था। उसके बाद फोर्थ है एग्रेसिवली कंसर्न विद द मेंटेनिंग द फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल। वो कह रहे हैं भाई काम तो कैसा भी कर दे, बस फीस मत ले, मतलब हमने फीस कहा कि भैया 50,000 रुपये हमें चाहिए, 50,000 हमें चाहिए सर, 1 मंथ का टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं 50,000 में नहीं सर, 10,000 में कर दो। हमने कहा जी 10,000 में तो बहुत बकवास ऑडिट हो, कोई नहीं बकवास कर दो, बस साइन करके दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस साइन चाहिए। ओके, तो हमें ये माइंडसेट उसका समझना है कि वो बंदा किस टाइप का है, वो लोग किस टाइप के हैं। ओके, इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप ऑफ द वर्क, आपको ये भी चेक करना है कहीं वो आपके जो काम है उसमें रोक टोक तो ज़्यादा नहीं लगाते। इंडिकेशन दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कहीं गलत चीज़ों में तो एक्टिवेट नहीं है। अगर है तो क्या होगा, आप खुद सोचो, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या होगा कि आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर करना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। द रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नन रिअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, यानी अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर लास्ट वाली फर्म ने मना किया था इनकी हम आपके यहाँ का ऑडिट नहीं करेंगे तो उसका रीज़न क्या था। दिस इज कंसिडरेशन एज टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट्स। ओके सर, अच्छा अब इसी को हम एसे 220 के एंगल से देखेंगे एक बार। ये हमारा आ गया एसे 220, ठीक है। इसने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपी इज इंगेजमेंट पार्टनर, ईपी यानी इंगेजमेंट पार्टनर इज ऑन लाइंस ऑफ SQC 1, कि भैया ये सारी बातें EP 1 को ध्यान में रख के होंगी। which require that the firm should obtain such information as considered necessary in the circumstance before accepting an engagement with new client। और ये भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है पैराग्राफ ही कॉपी पेस्ट मार दिया। yes, when deciding whether to continue an existing firm and when considering acceptance of new engagement with an existing client। आगे का EP shall satisfy
ईपी यानी इंगेजमेंट पार्टनर, वहाँ क्या था फर्म मैंडेट्स पर्सनल, यहाँ पे वर्ड क्या है इंगेजमेंट पार्टनर यानी हनुमान जी। सेल बी सेटिस्फाइड दैट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन फॉलोड एंड शेल डिटरमाइन दैट कंक्लूजन रीच्ड इन दिस रिगार्ड आर एप्रोप्रिएट, और जिस भी तरीके से हम कंक्लूजन में पहुंचे हैं वो तरीका भी सही है। इफ ईबी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट हैव कॉज फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट दैट इंफॉर्मेशन बीन अवेलेबल अर्लियर, कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पहले मिली है जिसकी वजह से हमें मना कर देना चाहिए था, तो ऑब्वियसली हम मना ही कर देंगे, लेकिन बाद में पता चली तो हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी, अगर रिजॉल्व होगा या फिर वो रिड्यूस होगा या फिर हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। मे कॉज फर्म टू विड्रॉ, किस किस वजह से आपको कर लेना चाहिए, तो इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑनर, प्रिंसिपल ऑनर की इंटीग्रिटी को चेक करते हुए, कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एथिकल, सर ये तो वही बात है जो हमने पढ़ी थी, हाँ जी वही बात है। सिग्निफिकेंट मैटर दैट हैव बीन अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये आपने ऐसे 220 भी यहाँ से पढ़ लिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हमने आपकी बुक नहीं बाई की अभी तक, हमें क्या करना होगा, ये व्हाट्सअप नंबर है 9357199404, आप मुझे व्हाट्सअप पे डाल देना, और अगर स्टॉक में बुक रही तो एज सुन एज आपको डिलीवर करवा दी जाएगी। ओके सर, सर हमारा हो गया ये टॉपिक, ओके ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए हैं, एक बार चेक करते हैं। और इस चैप्टर में आपकी केस बेस्ड स्टडी है या नहीं, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। एमसीक्यू तो मैंने आपको दे रखे हैं, हाँ केस बेस्ड स्टडी है, ओके रखिए सर, एक केस बेस्ड स्टडी रखिए इस चैप्टर में आपके लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रुकिए, मैं सोच रहा था कि एक लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, इतना छोटा भी ये नहीं है, ठीक है। तो SQC1, तो देखो यार इसमें अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर अप कर लिए, A, B और C, 3 पॉइंट्स अभी हमारे रहते हैं। तो लेक्चर को पहली बार ये 80 मिनट्स का लेक्चर अब तो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे हम अपना स्टेमिना एंड स्टडी को बढ़ाएंगे, और ये ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्लस इसके क्वेश्चन जितने भी हैं वो करेंगे, प्लस हमें केस बेस्ड स्टडी जो करनी है वो भी साथ में सॉल्व करनी है, ठीक है। बुक में जो मेंशन्ड है वो वाली, और एमसीक्यू जो नॉर्मल वाले होंगे वो आप कर लेंगे खुद से, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि अभी हम पढ़ रहे हैं SQC1, नोट डाउन, ठीक है, और मैं साथ के साथ आपको ऐसे 220 भी करवा रहा हूँ। तो कल ऐसे 220 हमने सारा पढ़ लिया है, लेकिन उसको फॉर्मेट वाइज एक बार स्टडी कर लेंगे कि जो जो हमने पढ़ना रह गया है, जो जो उसकी बातें रह गई हैं। तो SQC1, SQC 220 प्लस केस बेस्ड स्टडी प्लस उसके जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है, छोटा सा, कि सर ये दोनों एक साथ करने, ऑडियो रिवीजन कब करना है, ऑडियो रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, SQC1 का प्रॉपर, और उसके साथ ही के साथ मैं S20 भी थोड़ा सा मार्क करा दूंगा आपको। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, ढंग से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और विदाउट एक्सक्यूज़ पढ़िए, लगातार पढ़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ही आपको सक्सेसफुल का रिजल्ट दिलाएगा। ओके, थैंक यू।